नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तिलक के स्वराज्य के विचारों का हमने पिछले व्याख्यान में अध्ययन किया। स्वराज्य क्या है, स्वराज्य के जो तत्व हैं या उसकी जो वास्तविक स्थिति है वह क्या है, और उन्होंने किस तरह से अंग्रेज़ों के सामने स्वराज्य को रखा और उसको ग्रहण किया भारत के संबंध में। तो उस स्वराज्य के ही कंसेप्ट में आज हम कि स्वराज्य प्राप्त कैसे किया जाए, उसके लिए क्या हमारे पास साधन होने चाहिए, उसके लिए हमें किन किन युक्तियों का उपयोग में लेना जिससे कि हमारा स्वराज्य हमारे हाथों में हो। तो ज़रूरी है कि उसके लिए तिलक द्वारा बताए गए कौन कौन से साधन, क्योंकि किसी भी साध्य को प्राप्त करने के लिए उसके लिए साधन होना अति आवश्यक है। तो स्वराज्य हमारा साध्य था, उस साध्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन है वह कौन कौन से तिलक के अनुसार होने चाहिए, तो इसका हम इसमें अध्ययन करेंगे। तिलक मूल रूप से उदारवादी विचारक थे या स्वराज्य प्राप्त वो भी करना चाहते थे, उनसे इनकी विचारधारा पूरी तरह से भिन्न थी। हालांकि उनका भी उद्देश्य स्वराज्य प्राप्ति था, लेकिन इनका जो स्वराज्य शब्द है वो मूलतः बिल्कुल स्पष्ट था, साफ शब्दों में था, साफ उसका उद्देश्य था और वह तुरंत प्रभाव से इसको प्राप्त करने के लिए तैयार थे और प्रयास किए। नेविन्सन ने तिलक को यह कहते हुए कोट किया है कि अपने उद्देश्य के कारण नहीं बल्कि उसे प्राप्त करने के उपायों के कारण हमें उग्रवादियों की उपाधि मिली है। नेविन्सन ने अपनी प्रमुख पुस्तक द न्यू स्पिरिट इन इंडिया में इसको वर्णित किया है। देखें हम यहाँ उनका जो लक्ष्य एकमात्र स्वराज्य था वह तिलक के साधनों की संवैधानिकता या नैतिकता की अपेक्षा उनकी प्रभावशीलता को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तिलक के अनुसार इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं कारगर साधन थे वह स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, तीन प्रमुख रूप से इसके मीडियम थे, माध्यम थे, साधन थे। सबसे पहला स्वदेशी, दूसरा बहिष्कार और तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा। तीनों के ही संयोजन से स्वराज्य की प्राप्ति संभव हो सकी। अब हम देखते हैं स्वदेशी और बहिष्कार के अंतर्गत क्या इनके तात्विक बिंदु हैं। इनके चिंतन के अनुसार तिलक द्वारा अपनाए गए जो महत्वपूर्ण साधन है, तिलक ने केसरी में लिखा, हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज्य है और स्वदेशी तथा बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं। स्वदेशी को देश के आर्थिक विकास के एक साधन के रूप में अपनाने की बात सोचते थे। वे मानते थे कि स्वदेशी उचित है किंतु बहिष्कार को अपनाने का कोई औचित्य नहीं। तिलक और अन्य उग्रवादियों ने इसे एक आर्थिक आंदोलन के साथ साथ राजनीतिक शस्त्र के रूप में भी अपनाया। तिलक का वैचारिक मत था कि जब आप स्वदेशी को स्वीकार करते हैं तो आपको विदेशी का बहिष्कार करना ही होगा। यह तत्व की मीमांसा हम जब करते हैं तो स्पष्ट भी है कि हम स्वदेशी को जब ग्रहण करेंगे, उसको अपनी भावना में, आत्मा में उसका आवास बनाएंगे, तो स्वाभाविक है जो कोई विदेशी तत्व है उसको हम अपने जहन में से बाहर निकालना ही पड़ेगा, जब जाके स्वदेशी को उसमें कहीं स्थान मिल सकेगा। तो इस तरह से इनके जो विचार हैं वह अपने आप में सबसे अलग बिंदु हैं। स्वदेशी का जो आंदोलन का स्वरूप पक्ष है वह स्वाभाविक स्थिति थी। बहिष्कार को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों के रोष की अभिव्यक्ति का प्रभावशाली माध्यम मानते थे। तिलक ने स्वदेशी और बहिष्कार का केवल नारा ही नहीं दिया बल्कि स्वदेशी का प्रयोग भी किया, विदेशी का बहिष्कार भी करके बताया। इस बिंदु को उन्होंने
पश्चिमी भारत के प्रत्येक कस्बे और प्रत्येक गांव में जा जाकर उसको पहुंचाया और जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। तिलक स्वयं अपने हाथ से काते हुए सूत से अपने ही घर में स्वदेशी करघे से बने हुए वस्त्रों का उपयोग करते थे। वे उन्हीं मोटे वस्त्रों को पहने अदालत तक में जाने के लिए तैयार रहते थे। कहा जाता है कि साम्राज्ञी विक्टोरिया के दरबार में भी वे उन्हीं वस्त्रों से गए थे। मन से, वचन से, कर्म से, स्वदेश से उनकी ये भावना पूरी तरह से राष्ट्रवाद से प्रेरित थी। 1907 के केसरी में उन्होंने लिखा था, विदेशी वस्तु इस देश में नहीं आनी चाहिए। केवल वही वस्तुएं जो यहाँ उत्पन्न की जाती हैं और निर्मित होती हैं खरीदी और इस्तेमाल की जानी चाहिए। हमें केवल वही कपड़ा प्रयोग करना चाहिए जो यहाँ बनाया जाता है, चाहे वह कितना ही मोटा झोटा क्यों न हो। यानी स्ववस्तु या स्वनिर्मित कोई भी इस तरह का सामग्री है, कोई वस्तु है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। तिलक ने स्वतंत्र व्यापार नीति को भी अपनाकर इस देश के उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना, उनको आधार प्रदान करना एवं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना और बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किए। संरक्षण की स्थिति प्राप्त हो जाएगी तो वे मानते थे कि हमारा विकास फिर पूरी तरह से संभव है। उन्होंने एंग्लो इंडियन समाचार पत्र द इंग्लिशमैन में लिखा था, यह बिल्कुल सत्य है कि कलकत्ता के गोदामों में कपड़ा इतना भरा हुआ है कि वह बेचा नहीं जा सकता। कई बड़ी से बड़ी यूरोपियन निर्यात दुकानों को या तो बंद करना पड़ा है या उनका व्यापार बहुत मंद गति पर आ गया है। बहिष्कार के रूप में राज्य के शत्रुओं ने देश में ब्रिटिश हितों पर कुठाराघात करने का एक अत्यंत प्रभावशाली शस्त्र पा लिया है। फिर आता है अगला बिंदु, बहिष्कार, या जिसे हम एक राजनीतिक हथियार के रूप में मान सकते हैं, निष्क्रिय प्रतिरोध के स्वरूप भी हम इसको मान सकते हैं। विदेशी माल का बहिष्कार इसका प्रमुख उद्देश्य नहीं था। वे तो इसे ब्रिटिश शासन के बहिष्कार के रूप में अपनाना चाहते थे कि हम वस्तुओं को बहिष्कृत करने के बजाय ब्रिटिश जो शासन करने का जो यहाँ प्रभावशाली जो अतिक्रमणकारी जो सैद्धांतिक या उनका प्रयोग है उसे हम पूरी तरह से बहिष्कृत करें, उसे हम यहाँ से अस्वीकार करें, तो कहीं जाकर के वह बहिष्कार की श्रेणी को सही रूप प्रदान कर सकेगा। चाहे वह शासन की नौकरी हो, उपाधि हो, सार्वजनिक समारोह हो, अदालतों का बहिष्कार हो, लगान का हो, अन्य कोई कर संबंधित अदा करने वाली बात हो, तो ये सारी चीज़ें बहिष्कार के अंतर्गत आती हैं। इसे हम निष्क्रिय प्रतिरोध या पैसिव रेसिस्टेंस के नाम से भी उचित रूप से मान सकते हैं। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग की एक भावनात्मक रूपरेखा थी, लगभग वैसा ही आंदोलन जैसा महात्मा गांधी ने 1920-21 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया था। तिलक ने जनता से कहा था, तुम्हें जानना चाहिए कि तुम उस शक्ति का एक महान तत्व हो जिससे भारत में प्रशासन चलाया जाता है। ब्रिटिश शासन रूपी यह शक्तिशाली यंत्र तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलाया जा सकता। तुम्हें विचार करना चाहिए कि क्या तुम इस प्रकार के कार्य की अपेक्षा अपने राष्ट्र के लिए कोई और अधिक उपयोगी कार्य नहीं कर सकते। तिलक ने एक अन्य भाषण में कहा, यदि तुम में सक्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है तो क्या तुम में आत्मत्याग और आत्मसंयम की भी इतनी शक्ति नहीं है कि तुम अपने ही ऊपर शासन करने में विदेशी सरकार की सहायता न करो। तो हम न्याय प्रशासन के संचालन में उनको मदद नहीं देंगे। यानी बहिष्कार का यहाँ सीधा सीधा यह अर्थ निकल के आ रहा है कि हम अंग्रेजों का पूरी तरह से असहयोग करेंगे। जो बात गांधी के 1920-21 के
आंदोलन में दिखाई दी थी वह इसमें स्पष्ट रूप से कार्यात्मक दृष्टि से देखी जा सकती है। और इस बहिष्कार के मार्ग के माध्यम से ही उन्होंने भारत के स्वराज्य को एक ऐसे मार्ग को प्रशस्त किया कि जिसमें कई तरह की बाधाएं थीं, अड़चन थी, उनको स्पष्ट रूप से बहिष्कृत करके और राष्ट्रवाद के मार्ग को, स्वराज्य के मार्ग को पूरी तरह से प्रशस्त किया। इनके द्वारा इसमें जो अन्य तत्व लिए गए, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा के संबंध में शिक्षा के जो विचार हैं उसके माध्यम से भी स्वराज्य को प्राप्त करने की बात कही। महान शिक्षा शास्त्री थे तिलक। शिक्षा के क्षेत्र में महाराष्ट्र में जो आंदोलन किया उसके सबसे ज़्यादा अग्रणी प्रणेता थे। पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था के लिए अंग्रेजों के प्रति कृतज्ञता अनुभव करते थे, उदारवादी एक तरफ, लेकिन तिलक इस दृष्टिकोण से पूरी तरह से असंतुष्ट थे, असहमत थे। वे कहते थे कि शिक्षा व्यवस्था न तो छात्रों को देश की स्थिति का सही ज्ञान कराती है और न ही उसे जीविका के लिए तैयार करती है। इसमें प्रमुख रूप से जो पक्ष थे, शिक्षा को जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया जाए जिससे निर्धन व्यक्ति भी शिक्षा से वंचित न रह सके। यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षा भारतीयों द्वारा और भारतीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दी जाए। शिक्षा के व्यक्तित्व के विकास तथा उसके चरित्र निर्माण का सुदृढ़ आधार भी बनना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से युवकों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वे जनता को राष्ट्रीय जागृति एवं आंदोलन के लिए प्रेरित और संगठित कर सकें। इन चार बिंदुओं के प्रमुख पक्ष के द्वारा उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा को बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास किया और जिस शैक्षिक वातावरण के माध्यम से प्रत्येक भारतीय में जो जागृति आई उससे स्वराज्य का जो मार्ग है वह पूरी तरह से बिल्कुल स्पष्ट एकदम प्रशस्त होता चला गया। तिलक मानते थे कि पढ़ना लिखना सीख लेना ही शिक्षा नहीं है, शिक्षा वही है जो हमें जीविका उपार्जन दे, योग्य बनाए, देश का सच्चा नागरिक बनाए, हमें पूर्वजों का ज्ञान तथा अनुभव दे। उन्होंने महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शिक्षा के संबंध में समर्थ विद्यालय स्थापित किए। तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा भारतीय पद्धति और पाश्चात्य पद्धति दोनों का समन्वय थी। राष्ट्रीय शिक्षा के जो पाठ्यक्रम में प्रमुख विषय थे, बिंदु थे, उनमें औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा पाठ्यक्रम का अंग बने। धार्मिक शिक्षा पर बल की बात कही और शिक्षा का जो माध्यम है वह मूल रूप से मातृभाषा का होना अत्यावश्यक बताया। एक ही राष्ट्रभाषा और एक ही लिपि होना, इस बात का उन्होंने भरपूर समर्थन किया। राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत उन्होंने राजनीतिक शिक्षा को भी अपने इस परिप्रेक्ष्य में लिया कि राजनीतिक शिक्षा शिक्षा के पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य अंग थी। वे राजनीतिक शिक्षा के माध्यम से युवकों को देश की परिस्थितियों से परिचय करा करके और स्वाधीनता प्राप्ति का संकल्प तैयार करने का एक भावनात्मक और क्रियात्मक संकल्प चाहते थे। जनमत, जनशक्ति, जनसंपर्क एवं पत्रकारिता की जो शक्ति है उसमें विश्वास किया इन्होंने। केसरी में उन्होंने लिखा, शासक अत्याचारी हो जाते हैं क्योंकि जनता अपनी शक्ति नहीं जताती। अगर जनता एक हो जाए तो शासक उसके सामने शक्तिहीन हो जाएंगे। यानी जनता का शिक्षित होना अति आवश्यक है। केसरी और मराठा ने जन जागरण की जो दिशा थी उसको पूरी तरह से उज्जवल एवं प्रज्वलित किया, राष्ट्रीयता को मजबूत बनाया, उस संदेश को जनता के हृदय तक पहुंचाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनके द्वारा जो दिए गए विचार हैं वे अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उपनिषद, भगवद गीता आदि का इन्होंने पूरी तरह से प्रचार प्रसार किया। धन्यवाद।